नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मध्य प्रदेश पीएससी द्वारा पूर्व संध्या पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और प्री की जैसा कि हमने पहले से अनुमान लगाया था और इस बात से पूरे तरह से आश्वस्त थे कि 16 फरवरी को ही आपका प्री होने वाला है और 16 फरवरी की प्री के अकॉर्डिंग ही हमने अपने पूरे लेक्चर्स को और स्ट्रेटजी को पूरी तरह से उसी हिसाब से आगे बढ़ाया है और आगे भी हम उसी हिसाब से आगे बढ़ाते रहेंगे। और इस आधार पर देखें तो 16 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए लगभग 45 दिनों का समय बचा है और लास्ट के यदि आप 7 दिन निकाल दें, क्योंकि इन 7 दिनों में अर्थात आपको 7 फरवरी या 9 फरवरी के बाद से आपको रिवीजन करने की पूरी आवश्यकता होती है। तो हमने ये तय किया है कि लगभग 1 महीने के अंदर या 1 महीने तक 30 दिनों के भीतर तक हम पूरी तरह से आपके समक्ष एमसीक्यू के ज़रिए जो भी क्वेश्चन हैं संभावित हैं परीक्षाओं में बेहतर कर सकते हैं आप, है ना? जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बन सकते हैं, इन संदर्भ में हम पूरी बात करेंगे। तो ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करते हुए हम जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, ठीक? तो आज का जो क्वेश्चन है पहला है, देखिएगा एमएसएमई, चूँकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और एमएसएमई से तात्पर्य जैसे ही आता है तो यहाँ से बड़े क्वेश्चन निकलते हैं। एमएसएमई विभाग की स्थापना मध्य प्रदेश में हुई। ध्यान दीजिएगा, एमएसएमई विभाग की स्थापना मध्य प्रदेश में हुई। तो पहले तो आप ये समझिएगा कि एमएसएमई है क्या, ठीक है ना? एमएसएमई है क्या? सामान्यतः है आप इसे सूक्ष्म, हिंदी में अगर बात करें, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, है ना? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम, क्या कहते हैं? उपक्रम कहा जाता है, ठीक है ना? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है ना? चूंकि ये विभाग की बात कर रहा है, हम केवल अभी अब शब्द पर आते हैं ताकि जो भी इससे संबंधित अवधारणा है वो आपको क्लियर हो जाए पूरी तरह से, ठीक है ना? एमएसएमई का ये हिंदी का नाम है और साथ ही साथ में प्रश्न ये यहाँ से ये भी बनता है। सामान्यतः हम प्रश्न पर बाद में आते हैं क्योंकि प्रश्न का जो ऑप्शन है वो महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन साथ साथ में हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि अवधारणा आपकी कोई भी कहीं से किसी भी प्रकार से मिस ना हो, छूट ना जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप यूनिट 6, यूनिट 5, यूनिट 3 इस तरह से आपने क्लास की हो, ठीक है ना? क्योंकि क्लास की जो बातें हैं वो हर जगह हर ज़िले में उपलब्ध नहीं हो पाती। मध्य प्रदेश प्रायः ग्रामीण परिवेश वाला या ग्रामीण, अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र वाला क्या है, राज्य है और यहाँ पर संसाधनों की क्या है, देखा जाए तो कमी है। तो इस हिसाब से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कम समय में आपको तथ्य, आंकड़े और अवधारणा सब कुछ मिले, ठीक है? तो एमएसएमई से प्रश्न ये बनता है कि ये जो एमएसएमई है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अर्थव्यवस्था के। प्रश्न ऐसे भी बनता है, तो याद रखिएगा यह जो आएगा वो दोनों क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। दोनों का मतलब ये है कि यह द्वितीय क्षेत्र, है ना, और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। मतलब उद्योग वाला जो आपने पढ़ा है और दूसरा है सेवा क्षेत्र वाला। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि एमएसएमई किस क्षेत्र के, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आप टिक दोनों पे लगाइएगा। केवल उद्योग में नहीं आता, केवल सेवा में नहीं आता। अब इसको आप उदाहरण से कैसे समझोगे? सामान्यतः अगर आप दुकान एक खोलते हैं, मान लीजिए आप किराने की दुकान कोई है, तो किराने की दुकान संभवतः क्या है, या फिर कोई मान लीजिए आप कोई सर्विस देने वाली दुकान है, या फिर नाई की दुकान है, सैलून वगैरह है जो, तो ठीक है, तो सैलून वगैरह में क्या होता है, वो सेवा देते हैं, सर्विस देते हैं। तो आप कहोगे सर ये एमएसएमई में कैसे आया? नहीं, एमएसएमई में उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी उद्यम हो वो एमएसएमई में उसके निवेश के आधार पर, टर्नओवर के आधार पर उसको शामिल ही किया जाता है, ठीक है ना? क्योंकि पहले क्या था, कुटीर उद्योग एक नाम हुआ करता था, परिभाषाएं बदल गई, तो चीज़ें बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं अब। कोई भी आप अगर लाइसेंस लेते हो कोई भी व्यापार करने के लिए, सेवा प्रदान करने के लिए, है ना, कारोबार करने के लिए, तो आप इसी एमएसएमई के अंतर्गत आते हो। चाहे आप कोई वस्तु बनाओ, चाहे आप कोई सेवा दो, यदि आपको लाइसेंस मिलता है तो कहीं ना कहीं आप चाहे उद्योग क्षेत्र में से जुड़े होते हो या फिर सेवा क्षेत्र से जुड़े होते हो। तो एमएसएमई के अंतर्गत उद्योग और सेवा क्षेत्र दोनों आते हैं, ठीक है? एमएसएमई विभाग की स्थापना की बात है तो देखिएगा जरा, 5 अप्रैल 2015, 5 अप्रैल 2016, 6 मई 2000 क्या है 16 और 1 जनवरी 2016। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो 5 अप्रैल 2016 है। याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश विभाग की बात किया है कि मतलब सिस्टमैटिक ढंग से देखा जाए कि मध्य प्रदेश ने एमएसएमई विभाग की स्थापना अप्रैल अर्थात 5 अप्रैल
2016 को किया। ठीक है ना, तो एमएसएमई आपने समझा, एमएसएमई की अवधारणा को ये द्वितीय और तृतीय क्षेत्र दोनों में आते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोजगार उपलब्ध कराना है कृषि के अलावा, अगर कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कृषि के अतिरिक्त कौन सा क्षेत्र सब सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो वो एमएसएमई के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उपक्रम माने जाते हैं। क्योंकि इस उपक्रम के अंतर्गत बहुत सारे उपक्रम हैं, मतलब कृषि से निकलकर, प्राथमिक क्षेत्र से निकलकर द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में जो भी उपक्रम होते हैं वो सब सर्विस या फिर गुड्स अर्थात वस्तु उत्पादन करते हों, वो एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एमएसएमई की परिभाषा की बात है वो हम आगे वाले प्रश्न मिलेंगे वहां पर हम आपको स्पष्ट करेंगे। ठीक, ओके। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। बस आपको प्रश्न ये समझना है कि कौन सा जो क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। अर्थात सेवा क्षेत्र का मतलब क्या था, तृतीय क्षेत्र। ये पहले से स्पष्ट है, तृतीय क्षेत्र है ना। अभी हमने थोड़ा सा उसके ऊपर बात की। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। कौन सा, इमारत का निर्माण। अगर आप इमारत बनाते हैं, ठीक है ना, क्या वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परिवहन, बैंकिंग क्षेत्र या फिर रक्षा क्षेत्र, तो याद रखिएगा नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि वह जो प्रश्न पूछ रहा है वह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। अगर आप इस हिसाब से सॉल्व करो तो भी आप कर लोगे। मतलब जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता होगा वो स्वाभाविक है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। तो तृतीय में कौन नहीं आता, देखिएगा जैसे है उदाहरण के तौर पर रक्षा क्षेत्र। रक्षा करना क्या है, एक तरह का सेवा क्षेत्र का काम है, सेवा का काम है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। तो प्रश्न के आधार पर ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमको वह चुनना है जो सेवा में नहीं आता। तो रक्षा करना क्या है, सेवा के अंतर्गत है। दूसरा है बैंकिंग क्षेत्र, ये भी सेवा के अंतर्गत है। तो मतलब ऑप्शन हमारा क्या हुआ, ये भी गलत हो गया। इसके बाद आता है परिवहन। परिवहन भी क्या है, परिवहन, अब देखिए परिवहन कह दिया तो परिवहन ये नहीं कह रहा है कि परिवहन में तो बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, जैसे परिवहन निर्माण से लेकर परिवहन ड्राइविंग वगैरह करने से लेकर, है ना। तो प्रायः परिवहन अगर आपसे कहे तो यहाँ पर आप परिवहन ड्राइवर से लगाइएगा। मतलब किससे लगाएंगे, प्रायः ड्राइवर, मतलब जो गाड़ियों को चलाता है या ट्रेन चलाता है, बस चलाता है, उससे आप अर्थ लगाइएगा। ये मत समझिएगा कि जो गाड़ियों को बना रहा है ना, वो भी तो किससे है, द्वितीय क्षेत्र में है, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रायः जब कभी भी ऑप्शन आता है तो उसका एक सेंस होता है, उसका एक मीनिंग होता है कि वह किस आधार पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर जब कभी भी आपको परिवहन क्षेत्र आए तो प्रायः मान लिया जाता है हमेशा परिवहन क्षेत्र किस में आएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, सेवा प्रदान करना। और आता है इमारत निर्माण, मतलब जो भी इमारत निर्माण का कार्य करते हैं, जो संलग्न होते हैं, अर्थात वो विनिर्माण कहलाता है। क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। मतलब ईंट सीमेंट वगैरह से क्या करते हैं, वो एक इमारत का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इस प्रश्न के आधार पर आपको इमारत निर्माण का जो कार्य है, जो उसमें लोग लगे हुए हैं प्रायः, वो क्या कहलाएगा, औद्योगिक क्षेत्र, मतलब द्वितीय क्षेत्र। और यह है क्या कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है ना, तो निर्माण, इमारत निर्माण, परिवहन, बैंकिंग क्षेत्र, रक्षा, ये तीनों सेवा क्षेत्र में है और ये क्या है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलें। आगे है, प्रथम G20 सम्मेलन का आयोजन हुआ था। G20 से आप समझते हैं ग्लोबल 20 होता है, ठीक है ना, ग्लोबल 20। और मुख्यतः इसमें विकासशील देश, कैसे देश, विकासशील देश, ठीक है ना, विकासशील क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं देश। ठीक है ना, प्रायः इसमें देखा जाए तो कौन सा आयोजन हुआ था, यानी कि प्रथम बार का पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा, प्रथम बार है ना। तो प्रथम बार हुआ था 2002, 2008, 10 और 11। तो प्रथम बार यहाँ करेक्ट उत्तर होगा 2008 में। ठीक है, तो इसमें काफी चर्चा हो चुकी है पिछले कुछ प्रश्नों में। तो 2008 बस यहाँ आप समझिएगा कि G20 का प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। आगे आइए, एडा, इस पर आते हैं। ये प्रश्न नया है एक तरह से देखा जाए, इस पर थोड़ा सा इसकी अवधारणाओं को हम समझेंगे कि एडा है क्या, बीमा विनियमन या विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, याद रखिएगा, का मुख्यालय क्या है। मुख्यालय पूछा है उसने, तो पहले हम उत्तर पर आ जाते हैं सामान्यतः, क्योंकि उत्तर आपको जानेंगे तभी भी ठीक है।
तो इसका जो उत्तर है नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, गुड़गांव, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? हैदराबाद। अब जरा समझिए हैदराबाद में इसका क्या है? मुख्यालय। क्योंकि बहुत सारे जो वित्तीय संस्थान होते हैं, प्रायः बच्चे क्या करते हैं वित्तीय संस्थानों में, है ना, वित्तीय संस्थानों में या तो दिल्ली लगाते हैं या तो फिर मुंबई लगाते हैं, तो यहीं पर कंफ्यूज होते हैं अक्सर लोग। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भी एक प्रकार का वित्तीय संस्थान है ना, वित्तीय जो प्रक्रियाएं हैं देश में उससे जुड़ा हुआ संस्थान है, और उसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? हैदराबाद, न कि मुंबई और दिल्ली। इस बात को विशेष तौर पर समझिएगा। अब आते हैं कि ये ईडा है क्या? देखिए नाम में ही छिपा है बीमा विनियमन, ठीक है ना, बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण, है ना, इसको हम विनियमन भी कह सकते हैं, विनियमन, है ना, हिंदी में विनियमन भी कहते हैं, एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय। देखिए देश में ना क्या होता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में, है ना, पिछले लेक्चर्स में एक आया था सेबी। सेबी का काम क्या था कि शेयर बाजार से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं, शेयर बाजार से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं उन सबका क्या करना? विनियमन करना। क्या करना? विनियमन करना। वैसे ही देश में बीमा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी कंपनियां हैं, मतलब कंपनी और ग्राहकों की हितों की रक्षा करने के लिए समय समय पर, है ना, ये जो ईडा है वो क्या करती है? प्राधिकरण समय समय पर उसमें अपनी प्रक्रियाओं, अपनी शक्तियों के द्वारा, अपने नियमों के द्वारा दोनों की हितों की क्या करती है? रक्षा करती है। याद रखना, केवल ग्राहकों की हित की बात नहीं होती, कंपनियों के हित भी इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर कंपनियों का हित नहीं होगा तो फिर ग्राहकों का हित कैसे कर पाएंगे? ठीक है ना। तो दोनों पे रेगुलेटरी की तरह एक तरह से देखा जाए कि दोनों का बहुत अच्छे से नियंत्रण करती है, ताकि देश में जो बीमा क्षेत्र से संबंधित चीजें हैं वो आगे बढ़ते रहें। तो याद रखिएगा बीमा क्षेत्र। और एक प्रश्न और आता है कि बीमा कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो बीमा होता है, यहाँ पर प्रश्न आता है, मैं बता दूं आपको, एक होता है सामान्य क्षेत्र का बीमा या फिर सामान्य बीमा, है ना, एक होता है क्या? सामान्य बीमा, और एक होता है क्या? जीवन बीमा। देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है, बड़ा अच्छा बनता है। एक होता है क्या? सामान्य बीमा, और एक होता है जनरल इंश्योरेंस, और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। आपने नाम सुना होगा, बहुतों का तो लाइफ इंश्योरेंस भी होगा, किसी न किसी वित्तीय संस्थान के जरिए, बैंक में, या फिर जैसे LIC हुआ, है ना, इनके जरिए आप लाइफ इंश्योरेंस अपना करवाते हो। तो सामान्यतः आप समझ लीजिएगा कि दो ही प्रकार के बीमा है। जीवन बीमा में केवल मनुष्य, क्या किसका होता है? जो मानव हैं, जो मनुष्य हैं, जो इस देश के क्या हैं? सामान्यतः नागरिक हैं, उनके जीवन का जब बीमा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सामान्यतः जीवन बीमा, है ना। और इसके अलावा जो सामान्य क्षेत्र का बीमा है या सामान्य बीमा है, जनरल इंश्योरेंस है, उसमें आपका क्या होता है? घर, है ना, इसमें पशु, है ना, फसल। ध्यान से समझिएगा, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। फसल हुआ, आपका जो वाहन है ना, वाहन है। मतलब जीवन बीमा को छोड़कर जो कोई भी बीमा है आप करवाते हैं, वह सारे बीमा कहाँ आते हैं? जनरल, सामान्य बीमा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये दोनों बीमा से संबंधित जो भी कंपनियां होंगी वो एडा के अधीन होंगी। ठीक, नेक्स्ट है, बड़ा अच्छा प्रश्न ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस नगर में टकसाल मिंट्स नहीं है? टकसाल की बात करते हैं। देखिए टकसालों का आपने सुना होगा, इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो प्राचीन इतिहास में विभिन्न जो राजाएं थे, है ना, जो सुल्तान वगैरह थे, उन्होंने जो गुप्त काल हो, मौर्य काल हो, है ना, तो उन्होंने टकसालों का क्या किया था? निर्माण किया था। और टकसालों में क्या होता है भैया? धातु को ढाला जाता है ना, धातु को ढाला जाता है। ढालने का मतलब ये है धातु को आकार दिया जाता है। जैसे प्रायः टकसालों में ये मान लिया जाता है सिक्के क्या होते हैं? सिक्कों का निर्माण किया जाता है। कैसे सिक्के वर्तमान में देखा जाए तो मेडल जो है ना, फर्स्ट रैंक ओलंपिक या फिर कोई खेल हुआ, है ना, या विद्यालयों में आप जो मेडल पाते हैं जो धातु के होते हैं प्रायः, इन सबको वहां पर ढाला जाता है, अर्थात बनाया जाता है। ठीक है ना। तो ये भारत में निम्नलिखित में से किस नगर में टकसाल नहीं है? प्रश्न ये है कि ना कहाँ नहीं है, इसका मतलब ये है कि भारत में एक ऑप्शन जो नहीं होगा, उसके अलावा अन्य जगहों पर होंगे। तो और समझ लेते हैं। मुंबई बिल्कुल है, मुंबई तो भाई आर्थिक राजधानी है ना, वहाँ जब RBI है ना, तो वहाँ पर चूंकि आर्थिक राजधानी है और पहले से वहाँ टकसाल स्थित हैं, तो वहाँ पर कोई आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि मुंबई में नहीं होगा, ये तो वैसे ही आप लगाएंगे। हैदराबाद, यहाँ पर भी टकसाल है।
नोएडा यहाँ पर भी टकसाल है, जयपुर यहाँ टकसाल नहीं है, मतलब जयपुर में जो टकसाल हम बता रहे हैं वो नहीं है। और एक खास बात समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, नोएडा आपको हो सकता है कि लगे ये तो छोटा शहर है सर, यहाँ पे कैसे टकसाल है। नहीं, आप छोटे बड़े शहर के आधार पर मत जाइएगा। टकसालों का निर्माण या जो नोटों का छपाई होती है वो किसी छोटे बड़े शहर के आधार पर नहीं होता, ऐसा नहीं हो, बल्कि उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी सिक्योरिटी के आधार पर करता है कि किसी महानगर के बगल में है ना, या फिर जो क्षेत्रीय संतुलन है उस हिसाब से कम करना है, उस आधार पर इसका निर्माण होता है। फिलहाल उस पर हम नहीं जाते हैं, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? जयपुर। जयपुर में टकसाल नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके अतिरिक्त भी कोई शहर है जहां पर टकसाल है? तो है, कलकत्ता जो है ना, कोलकाता, कोलकाता में क्या है? कोलकाता में टकसाल है, मतलब मुंबई, हैदराबाद, नोएडा एवं कोलकाता के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, टकसालों पर चर्चा हो गई, तो याद रखिएगा टकसाल का मतलब जहाँ सिक्कों की क्या होती है? ढलाई होती है, अर्थात धातुओं को एक आकार दिया जाता है। तो धातु को आकार देने के लिए तो लौह इस्पात भी है, लेकिन ऐसे धातु का आकार जहां पे मेडल एवं सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक, आगे रेपो दर से तात्पर्य है। रेपो दर आया, बैंकिंग का प्रश्न है ना, बैंकिंग का प्रश्न है। रेपो दर से तात्पर्य है वह ब्याज दर। देखिए हम ऑप्शन पर नहीं जाते हैं, पहले हम इसकी अवधारणा को समझ लेते हैं, ये क्या कह रहा है। एकदम सामान्य है रेपो दर। एक तरफ है आरबीआई, है ना, एक तरफ है आरबीआई और दूसरी तरफ है अदर बैंक। अदर बैंक का मतलब यहाँ पर व्यापारिक बैंक, है ना, उसको हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। आप चाहो व्यापारिक बैंक कहो, चाहे वाणिज्यिक बैंक कहो, चाहे अनुसूचित बैंक कहो, इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन इस प्रश्न को समझने के लिए आपको बिल्कुल भी, चाहे व्यापारिक कह लो, चाहे वाणिज्यिक कह लो, या फिर अनुसूचित बैंक कह लो, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर बारीकी से आपको इस प्रकार के प्रश्नों में प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है ना। तो आप इस बात को समझिए, एक तरफ है अदर बैंक और एक तरफ है आरबीआई। अब ये क्या है? जब आरबीआई से कौन लेता है? बैंक। जब क्या लेते हैं? ऋण लेते हैं। मतलब पैसा कहाँ जाएगा? ये ऋण लेगा। कौन लेगा भाई? बहुत ध्यान से समझिएगा, ऋण कौन ले रहा है? बैंक ले रहे हैं। किससे? आरबीआई से। तो जब आरबीआई से ये ऋण लेंगे, इनके पास जाएगा ऋण, तो ये जब ऋण देगा तो उस पर क्या लेगा? ब्याज लेगा, है ना। ये क्या लेगा? ब्याज लेगा। तो जिस प्रतिशत पर ये ब्याज लेता है उसी को हम कहते हैं क्या? रेपो दर। अब प्रश्न ये उठता है कि सर बैंक दर भी तो ऐसे ही होता है? सेम होता है। बैंक दर में अंतर यह होता है कि वह दीर्घकाल के लिए होता है। क्या होता है बैंक दर में? दीर्घकाल। ध्यान से समझिएगा, सेम यही प्रक्रिया होगी। बैंक आरबीआई से उधार लेंगे और उसके बदले में ब्याज देंगे, तो जो ब्याज देंगे संभवतः उसका रेट अलग होता है और रेपो दर का भी अलग होता है। लेकिन जो बैंक दर होता है वह दीर्घकाल, मतलब लंबे समय के लिए जब आप ऋण लो, 6 महीने से ज्यादा, है ना, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, है ना, इस हिसाब से। जबकि रेपो दरों में क्या होता है? रेपो दर में क्या होता है? बहुत ध्यान से समझना, रेपो दर में अल्पकाल, है ना, अल्पकाल। अल्पकाल मतलब यदि आपको 7 दिनों के भीतर, खास करके ये जो रेपो दर होते हैं 7 दिनों के भीतर होता है। यदि आप 7 दिनों से ज्यादा लेना चाहते हो तो आपको प्रतिभूति की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है ना। प्रतिभूति मतलब प्रतिज्ञा पत्र, आपको कागज रखना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है कुछ ना कुछ, है ना, प्रतिज्ञा के तौर पर। तो रेपो दर में क्या होता है? सामान्यतः आप समझ गए कि जब आरबीआई से बैंक क्या लेते हैं? ऋण लेते हैं, तो उस पर लगने वाला जो ब्याज की दर है वो क्या होती है? रेपो दर होता है। चूंकि यह रेपो दर क्या होता है? अल्पकाल के लिए होता है, अल्पकाल के ऋणों पर लगने वाला ब्याज दर होता है। ठीक है ना। तो रेपो दर में ध्यान से समझना, अल्पकालीन ऋण होता है और उस पर भी जिस दर से ब्याज लगता है उसे हम क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं, है ना। यहाँ आरबीआई ही ऋण देगा बस। ठीक है। हाँ, ऑप्शन पर आइए। अब आप खुद इसको बता सकते हैं कि व्यापारिक बैंक आरबीआई को क्या है? वह दर है जो ऐसे दर या वह ब्याज जिस पर व्यापारी बैंक आरबीआई को देते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो ठीक है, ऑप्शन के आधार पर ये पहला वाला भी करेक्ट लग रहा है। आगे आते हैं, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को देता है। नहीं, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कोई ब्याज दर नहीं देता, बल्कि बैंक जो होते हैं वो किसको देते हैं? आरबीआई को देते हैं। ये गलत हो गया। अभी तक तो ये सही है, लेकिन फिर भी ऑप्शन आगे देखना चाहिए। टिक लगाने से पहले, गोला भरने से पहले आप देखिएगा, विचार करिएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। हो सकता है कभी कभी पहला सही लगे,
है ना, और दूसरा गलत हो जाए, हो सकता है तीसरा भी सही हो। तो कभी कभी ऐसी स्थिति में जब दो सही होते हैं उत्तर, आपको लगे कि दो सही है, तो हम क्या करें, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी आयोग को आपने देखा होगा, वो मान लेता है ए और सी, मतलब दो ऑप्शन को करेक्ट मान लेता है, या फिर दोनों ऑप्शन को, है ना, या तो प्रश्न को डिलीट कर देता है। तो आप अपनी तरफ से अगर आपको सिक्योर रहना है, तो आपको जो प्रश्न के करीब वाला जो ऑप्शन होता है, सबसे नजदीक और प्रत्यक्ष तौर पर उसको टारगेट करे, है ना, प्रश्न को, ऐसा ऑप्शन, उसको आप हमेशा टिक लगाइएगा, ठीक है ना। वाणिज्यिक बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों को नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंकों के मध्य जो लेन देन होता है, जो ब्याज दर होता है, वो सामान्य ब्याज दर होता है, वो रेपो बैंक दर इस तरह से कुछ नहीं होता। और इनमें से कोई नहीं, जब हमको उत्तर मिल चुका है तो इनमें से कोई नहीं का प्रश्न ही नहीं उठता। तो व्यापारिक बैंक आरबीआई को क्या देते हैं, जो ब्याज देते हैं, जिस दर पर देते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। बस याद रखिएगा, इन दोनों में अंतर इतना है कि रेपो दर अल्पकालिक होता है और बैंक दर क्या होती है, दीर्घकालिक, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ सेल। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट ऑफ सेल से क्या तात्पर्य है? पॉइंट ऑफ सेल, देखिए नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ऐसी जगह या ऐसा पॉइंट या ऐसा केंद्र जहां पर कुछ कोई चीज बेची जा रही हो, है ना। तो ठीक वैसे ही है, लेकिन इसकी अवधारणा थोड़ा उलट है हमारे, और आप जब तक आप इसे समझेंगे नहीं ना, तब तक आप इसका हमेशा गलत ही उत्तर लगाएंगे। क्योंकि देखिए जरा समझिएगा, पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या है, कैश राशि में भुगतान करना। मतलब ये कह रहा है पहला ऑप्शन कि अगर आप किसी दुकान पर गए हैं, कोई भी मान लीजिए शॉप है, और आप क्या है, आप एक ग्राहक बनकर वहां जाते हैं, ठीक है ना, आप एक ग्राहक बनकर वहां जाते हैं, तो आप यदि कैश में क्या करते हैं, कैश में पैसा देते हैं, तो क्या वह दुकान पॉइंट ऑफ सेल कहलाएगा? नहीं, वह कैश में किया गया कोई भी भुगतान पॉइंट ऑफ सेल नहीं जाना जाता। तो क्या है, आगे आइएगा, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली। इसको आप देखिए, पहले सी को, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली। यदि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो किसी भी वस्तु और सेवा को खरीदते समय, तो क्या वह पॉइंट ऑफ सेल होगा? नहीं, ये भी पॉइंट ऑफ सेल नहीं होता। साथ ही बैंक सहायता केंद्र, मतलब जितने भी बैंक सहायता केंद्र होते हैं, प्रायः आप ग्रामीण क्षेत्रों में इसको आप पाओगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आपको एमपी ऑनलाइन के तौर पर भी इसको आप मान सकते हैं, या फिर उसके जो अनुषंगीय सामान बोलते हैं, अनुषंगीय केंद्र है। अनुषंगीय का मतलब किसी भी बड़े बैंक को सहायक के तौर पर एक छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक दिखाई देते हैं ना। तो वो क्या क्या वो पॉइंट ऑफ सेल होते हैं? नहीं, वो भी पॉइंट ऑफ सेल नहीं होते। तो इसका सही उत्तर है, सामान्यतः जब डेबिट कार्ड से आप भुगतान करते हो, क्या करते हो, डेबिट कार्ड से भुगतान करते हो। और इसका हम आपको बता दें, एक मशीन होती है, कौन सी मशीन होती है? स्वाइप मशीन। स्वाइप मशीन, जैसे ही आप समझ जाइएगा, डेबिट कार्ड के जरिए, क्रेडिट कार्ड के जरिए जब आप क्या करते हो, कहीं भुगतान करते हो, तो स्वाइप मशीन में वो स्वाइप करता है। छोटी सी मशीन होती है, प्रायः आपने देखा होगा, जैसे डीमार्ट में आप जाते हैं ना, तो डीमार्ट में आप जाते हो तो प्रायः वहाँ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अक्सर गड़बड़ रहता है। तो वो कहते हैं कि भैया आप डेबिट कार्ड जो भी है, आप कार्ड से पेमेंट करिएगा। तो प्रायः वहाँ देखने को मिलता है, या तो कैश या तो फिर कार्ड के जरिए जब आप पेमेंट किया जाता है, तो उसको पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ सेल जो भी रेस्टोरेंट है या जो बड़ी दुकानें हैं, प्रायः वहाँ पर ये आपको उपलब्ध रहता है, ठीक है। एकदम सामान्य सी चीज़ है, ये आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हो, लेकिन ये जो शब्दावली है, यह आपके परीक्षाओं में आएगी, तो इससे जुड़ना बहुत जरूरी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है दीपक मोहंती समिति, ठीक है ना। दीपक मोहंती समिति का संबंध है, पहले तो ये आप समझिए 2015 की ये समिति है, 2015 की है। आइए ऑप्शन पर आते हैं। दीपक मोहंती एक अर्थशास्त्री हैं, है ना, आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। आप आइए जरा, युवा रोजगार, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण क्षेत्र एवं क्या है, खाद्य प्रबंधन में सुधार। देखिएगा कि वित्तीय समावेशन, युवा रोजगार, ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान करना, खाद्य प्रबंधन में सुधार, तो हम इस पर बहुत ज्यादा चर्चा की इसमें की जरूरत नहीं है ना। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन दीपक मोहंती समिति से संबंधित है, 2015। अब एक शब्द में हम ये कहें कि वित्तीय समावेशन क्या होता है। वित्तीय समावेशन से मतलब होता है कि जो भी वित्तीय सेवा है या वित्तीय सेवा से जुड़े सारे पहलू, है ना, सभी लोगों तक पहुंच पाए, यही वित्तीय समावेशन है। जैसे शहरों में तो वित्तीय सेवाएं बड़ी अच्छी रहती हैं, यहाँ पर बैंक होते हैं, उनके ब्रांच होते हैं, एटीएम वगैरह होता है, ठीक है ना, सबको मिल जाता है, खाता आसानी से भी खुल जाता है। लेकिन ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र, है ना,
एकदम जो सीमांत क्षेत्रों में मिलते हैं, जो जिला मुख्यालयों से काफ़ी दूर रहते हैं, तो वहाँ पर प्रायः बैंकिंग सुविधाएँ नहीं पहुँचती। तो इस को मानते हुए इस बैंकिंग सुविधाएँ उनको भी प्राप्त हो, उनको भी मोबाइल बैंकिंग मिले, उनके पास भी एटीएम कार्ड हो, उनके पास भी खाते हों, है ना? उनके पास भी बीमा कराने का ऑप्शन हो। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वित्तीय समावेशन, मतलब वित्तीय रूप से सभी को साथ लेकर सभी को समावित करके चलने की प्रक्रिया। ठीक है ना? तो वित्तीय समावेशन, इसी के अंतर्गत एक योजना है, कौन सी है? जनधन योजना। आपने नाम सुना होगा, जीरो बैलेंस वाला खाता बिना किसी पैन कार्ड के जो खोला जाता है, ठीक है ना? जनधन योजना की बात है। बस आपका एक आईडी हो, फोटो के साथ आपका खाता खुल जाएगा, ठीक है? तो दीपक मोहंती समिति ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सर्वाधिक नगरीकृत जिले भोपाल में, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? भोपाल है। एक का उत्तर तो यही मिल गया आपको। कितने प्रतिशत लोग नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं? प्रश्न ये पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत लोग। सामान्य प्रश्न है, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वाधिक नगरीकृत जिला तो है ही भोपाल, लेकिन कितना प्रतिशत है, ठीक है ना? तो 79.9 है, 80.9 है, 81.2 है या 80.1 है। तो इसका करेक्ट उत्तर है, इस पे बहुत ज़्यादा हमको जोर नहीं देना है, 80.9 जो है इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक, नेक्स्ट है, उसी प्रश्न के आधार पर है। यहाँ पर देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रश्न कभी कभी ये बनता है कि वर्तमान भी बन सकता है या 2011 की जनगणना के अनुसार बन सकता है। तीन तरह से जनगणनाओं में प्रश्न बनते हैं, जरा समझिएगा। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न के शुरुआत में लगा देगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, जरा समझिएगा, है ना? या फिर लगाएगा वर्तमान, वर्तमान में कौन सा जिला है ना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, या 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, ऐसे बनाएगा। या फिर कुछ नहीं बनाएगा, सर्वाधिक बोलेगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा विचार करिएगा। अगर 2011 कहता है तो प्रायः जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध होते हैं लोगों के पास, है ना, वो आंकड़ों से याद आया, थोड़ा सा आप जब कभी भी किसी भी प्रकार के जो किसी भी प्रकाशन का, है ना, आजकल तो प्रकाशनों की भरमार है, फिलहाल ऐसे मार्केट में आप जाएंगे तो विद्यार्थी कम प्रकाशन की पुस्तकें आपको ज़्यादा दिखाई देंगी, है ना। रोज ऐसे ही बिना जैसे ऐसे समझिए कि आप, अब उस पर क्या ही हम शब्द बोले कि मतलब तरह तरह के प्रकाशन आपको मिल जाएंगे, बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या करें, है ना। तो ऐसी स्थिति में यदि आप गलत प्रकाशन चुनते हैं या कोई भी प्रकाशन जब आप चुने तो आंकड़ों को आप एक बार रीचेक जरूर करें, ठीक है ना। आंकड़ों को आप रीचेक आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कमियां हमको आंकड़ों में दिख रही हैं। विभिन्न प्रकार के प्रकाशनों को समय समय पर हम भी देखते हैं कि इसमें चल क्या रहा है, ये दे क्या रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें समझ में नहीं आता कि ये इसका क्या मतलब है इन आंकड़ों को रखने का, ये आंकड़े इससे संबंधित है ही नहीं। यहाँ पर वर्ष ही उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि किस वर्ष के आंकड़े हैं, है ना। ये तो गलत भी आंकड़े हो जाते हैं। तो मिस प्रिंट तो समझ में आता है, बट वो चीज क्या हो, ब्लंडर कर दें, बहुत बड़ी गलतियां कर दें तो गलती हो जाती है। देखिए इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, कभी भी जो बच्चे होते हैं वो गलत नहीं होते, बल्कि जो उनका सोर्स होता है ना पढ़ने का वो गलत होता है, तो बच्चे भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। भाई आपने सोर्स गलत चुना और पता चला आपने उसको पढ़ लिया, तो बाद में आपका एग्जाम अगर ईश्वर न करे, है ना, कहीं रुक गया तो आपको माना जाएगा ना कि आप गलत हो, आपने नहीं पढ़ाई की। तो इसलिए जो भी प्रकाशन आप पढ़ें, जहां कहीं से भी आपका स्रोत हो, वह बेहतर तरीके से उसको रीचेक करते रहें आंकड़ों को, है ना। क्योंकि चूंकि समय नहीं है, फिर भी आंकड़े जब भी आए तो उस पर थोड़ा विचार करें कि मैं गलत, कभी कभी होता है ना कि हाँ मैंने तो ये पढ़ा है, ये क्यों दे दिया। तो वहां पर जब आपको डाउट हो, थोड़ा भी डाउट हो, 1% भी डाउट हो, तो आप क्या करोगे, 1% डाउट की स्थिति में आप तुरंत क्या करोगे, दूसरे स्रोत से आप उन आंकड़ों को ढूंढोगे। तो दूसरा स्रोत सामान्यतः क्या होता है, लोग तुरंत जाते हैं किसके पास, गूगल बाबा के पास, है ना, और गूगल बाबा तुरंत बता देते हैं कि ये है। लेकिन एक बात गूगल बाबा से ध्यान रखिएगा, गूगल बाबा जो भी आंकड़े बताएं आपको, उन आंकड़ों को कब एडिट किया गया था इस बात पर भी ध्यान देना। कभी कभी क्या होता है कि वो आंकड़े जो होते हैं वो पुराने होते हैं, ठीक है ना, तो आप उन्हीं को वर्तमान वित्तीय वर्ष या पिछले वित्तीय वर्ष का मान लेते हो। तो ये आपको पहचानना है कि कौन सा स्रोत, कौन सी चीजें सही है। इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप एक कहीं डाउट हो बस आप उसको समझिए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, अधिकांश आंकड़े तो 99% क्या होते हैं, 98% तो सही ही होते हैं संभवतः, है ना, मेरे हिसाब से। बाकी आप सावधान रहिए फिर भी। आगे क्या है, हाँ ये प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम
नगरीय न्यूनतम की बात कर रहा है, न्यूनतम नगरीकृत वाला जिला डिंडोरी। देखिए वहां अधिकतम की बात थी, यहाँ न्यूनतम की। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 5.2% है, 4.6 है, 7.6 है, 8.01 है। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या है? 4.6 है। यहाँ पर जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो सबसे क्या है? कम है, क्योंकि डिंडोरी एक छोटा सा क्या है? कस्बा है, बहुत ही छोटा शहर है, जो नर्मदा नदी है ना, ऐसे नर्मदा नदी बहती हैं और उसके दोनों तरफ क्या है? वो बसा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत शहर है। ठीक है, आगे चलें। निम्न में से कौन सा जिला कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इंदौर, खंडवा, धार और भोपाल। क्योंकि जब कभी भी कपास कपास का नाम आता है तो हम ये सोचते हैं कि भाई कपास है तो ठीक है वो खरगोन ही होगा, लेकिन अगर खरगोन ऑप्शन में ना हो तो आपका लॉजिक ये है कि आप उसके आसपास के जो जिले हैं, चूंकि ये ज्योग्राफिकल जो प्रश्न है वो भूगोल पर आधारित है कि कोई भी फसल वहीं पर मिलती है या आसपास के क्षेत्रों में जैसा उसका क्लाइमेट होता है। ठीक है ना, क्योंकि मिट्टी ऐसा नहीं कि एक जिले में काली मिट्टी, दूसरे में लाल मिट्टी, तीसरे में है ना जलोढ़ मिट्टी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अगर यहाँ काली मिट्टी है तो आसपास के जिलों में भी क्या होगी? काली मिट्टी, फिर आगे कहीं दूर जाके जलोढ़ मिट्टी होती है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा सोच विचार कर लगाइएगा कि पहले खरगोन नहीं आया तो भैया घबर गए, ऐसा नहीं करना है। तो आइए जरा इंदौर, खंडवा है ना, धार, भोपाल, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं कपास इन इन जिलों में होता ही है, लेकिन जो खरगोन के निकट है या तो आपने याद कर रखा है कि ये टॉप जिले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तब तो ठीक है, आपका उत्तर आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो उस आधार पर आप उसके ज्योग्राफिकल जो अन्य कारक हैं, जो चर हैं, उस आधार पर आप इसका उत्तर देंगे। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? खंडवा। ठीक है ना, ये उत्तर आपको इस प्रश्न के आधार पर, ऑप्शन के आधार पर ये क्या माना जाएगा? करेक्ट माना जाएगा। ठीक है ना, सर्वाधिक उत्पादन याद रखिएगा, सर्वाधिक उत्पादन पूछा है लेकिन फिर भी सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला नहीं दिया है। तो जो भी सेकंड होगा वो उस आधार पर उत्तर, वो आपके जहां कहीं भी नॉलेज है उससे उनको टेस्ट नहीं करना है आयोग को या प्रश्न में, बल्कि वो यहां बताना चाहता है, यहां वो आपसे पूछना चाहता है कि इनमें से सर्वाधिक कौन सा है। ठीक है, बिल्कुल ये प्रश्न गलत नहीं होते ऐसे। तो बार बार आयोग को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। आप आइए, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ठीक है ना, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मंडला है, जबलपुर है, बालाघाट है और भोपाल है। देखिए ये जो प्रश्न है वास्तव में देखा जाए भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो है वो कानपुर में है। कानपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, यूपी में है। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो चमड़ा उद्योग है वो काफी बड़ा है। ठीक है ना, काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो चमड़े से संबंधित है। इसके अलावा वहां पर कपड़े की भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो कानपुर है। लेकिन अगर इसका उपकेंद्र देखा जाए, है ना, एक रीजनल जो ऑफिस है, क्षेत्रीय कार्यालय है, उसमें से कौन सा आता है? भोपाल। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो क्या है? भोपाल को माना गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास मतलब ये है कि आपको रिवीजन करना है, अदर सब्जेक्ट को भी देखना है। मेरी तरफ से इस यूनिट का आपको पूरा होता रहेगा, अदर यूनिट भी हम धीरे धीरे है ना कर रहे हैं, और आप जुड़ते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए एक तरफ, और नई चीज़ों को सीखते रहिए, एमसीक्यू हमारे साथ सॉल्व करिए। ठीक है, इस क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।